बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एशिया कप सुपर 4 मरहले का पाकिस्तान और भारत का मैच, जिसमें साहबजादा फरहान की शानदार 50 पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 172 रन का हदफ। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने शानदार 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के भी लगाए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग के आगाज के साथ ही हरीफ बॉलर्स के खिलाफ जारहाना शॉट्स भी खेले हैं, जबकि ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। तहम उनके कैच को बेशतर क्रिकेटर्स ने मशकूक करार दिया है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साइम अयूब 17 गेंदों पर 21 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद नवाज 19 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाकर रन आउट हुए। जबकि भारत के शिवम दुबे ने 2 विकेटें अपने नाम की। कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या के हिस्से में एक विकेट आई है। वाज़ेह है कि टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने एक बार फिर हाथ मिलाने से इज्तनाब किया है। और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ आम मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गई। हुसैन तलत और फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल किया गया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हसन नवाज और स्पिनर सुफियान मुकीम को स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। यह ताजा तरीन मैच की नाज़रीन सूरत हाल, लेकिन वही रिवायती आज खेल देखने को मिला। भारत की जानिब से वही जो स्पोर्ट्समैनशिप हम देख रहे थे कि हो सकती है, लेकिन वो नहीं दिखाई गई। आज फिर हाथ नहीं मिलाया गया। अब देखना यह है कि इस मैच में जो पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त जारी है वो किस हद तक पाकिस्तान को जीत की तरफ लेकर जाती है। अभी तक का जो मैच हुआ है, भारत के अब तक कोई विकेट नहीं गिरी है। मुल्क भर में पाक भारत मैच के हवाले से मुख्तलिफ जगह पर स्क्रीन नस्ब की गई हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद से किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से सलाउद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले किरण आपकी जानिब रुख करूंगा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या उम्मीदें हैं शहरियों को, और किस बॉलर पर ज्यादा उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि वो जल्दी से जल्दी इंडियंस को आउट करेगा और पाकिस्तान जीत की जानिब आगे बढ़ेगा? इक़्तिदार में आज जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हुआ तो एक अलग ही तरह के हमें सीन जो है वो दिखाई दे रहे थे। हर बॉल के ऊपर जो खिलाड़ियों को दौड़ दी जा रही थी, हर चौके हर छक्के पर जहाँ पर भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है, ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है। छुट्टी का दिन है तो भरपूर अंदाज में फैमिली के साथ लोग घरों से बाहर निकले हुए मुख्तलिफ के ऊपर बड़ी बड़ी तकनीक जो है वो नस्ब की गई है। इस वक्त मैं आगे मरकज के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर भी बड़ी तकनीक नस्ब की गई और जहाँ पर हाथी बड़ी तादाद बैकिंग क्रिकेट की मौजूद है, जो कि इस मैच को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली वो दुआ कर रही है कि पाकिस्तान आज का ये मैच जीते, क्योंकि ये बहुत अहम मैच पाकिस्तान के लिए है। सेम लेकिन इसी तरह से जब इंडिया की बैटिंग अभी स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि किरण, हम आपसे मजीद भी जानेंगे। हम ये देख रहे हैं कि किस कदर शायकीन पुरजोश हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पर नारेबाजी और शोर भी सुनाई दे रहा है। दुबई से चौधरी अशरफ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चौधरी अशरफ, ये बताइएगा कि आज मैच के हवाले से गुज़िश्ता मैच की तरह जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वहीं पर हैं, और जो डिसीजन आज थर्ड अंपायर ने फखर जमान का दिया उस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि वो बॉल ग्राउंड को टच हुई। तो क्या इस वक्त वहाँ पर माहौल है, और जो पाकिस्तान ने माफ़ी का मुतालबा किया था और फिर माफ़ी मांगी गई उन अंपायर की जानिब से, उसके बावजूद कि आज भी कोई मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से मैच से पहले रखा गया? नहीं ज़ौक, अगर आज के मैच की बात करें तो आज ऐसा कोई मुतालबा नहीं था, लेकिन आज कुछ कदरे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बेहतर खेल पेश करने की कोशिश की। और जहां तक बात रही कि आज के मैच के हवाले से, आज अंपायरिंग का जो म्यार था वो इंतहाई नाकस दिखाई दिया। कहीं नो बॉल नहीं दी गई, कहीं वाइट बॉल नहीं दी गई, और कहीं ऐसे फैसले किए गए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर थे। तो मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट है जिनको मैंने स्टेडियम के अंदर से बाहर बुलाया है, और वो शायकीन क्रिकेट से हम बात भी करते हैं। जी, क्या कहेंगे जी, आज कैसा मैच था और क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमारी टीम ने बिल्कुल बहुत अच्छा टीम निभाई है और हमारी दुआ बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, और हम सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को कि इंशाल्लाह वो आज विन करेंगे मैच। लेकिन कुछ उन्होंने अंपायर ने गलत फैसले किए जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लेकिन हमारी टीम आज हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी, बहुत सी उम्मीदें हैं। और जो पहला हाफ हमने मैच का देखा, पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। यकीनी तौर पर हमें लग रहा है कि 10 से 15 स्कोर अभी भी शॉर्ट हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा बैटिंग की गई। अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, जो है राना वहीद हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। राना वहीद, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसा जोशो खरोश है शायकीन क्रिकेट का, और क्या उम्मीदें हैं?
जी बिल्कुल, जो है लाहौर जो है जिंदा दिलान, उनका पुरजोश है वो इस बात पे कि आज वो कहते हैं कि उनकी जिद है कि वो आज भारत को चित करेंगे और पाकिस्तानी टीम जो है आज का मैच हर सूरत जो है वो जीतेगी। गो के जो एम्पायर की जानिब से जो है मुख्तलिफ जो डिसीजन सामने आए वो उस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं शायकीन क्रिकेट। और अभी जो है भारत की जानिब से जो है बैटिंग जारी है, पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल कर ली है। तो बैटिंग में अगर बात की जाए तो बहुत उम्दा बैटिंग का आगाज किया गया और बड़ा अच्छा जो अंदाज के अंदर जो है वो लोगों ने यहाँ पे मैच के जो सूरत हाल है उसको बहुत इंजॉय किया है। मेरे साथ अगर देखा जाए तो शायकीन क्रिकेट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है पाकिस्तान मैच जीतेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। जो पहले 10 ओवर बैटिंग किया उस वक्त मुकाबला नजर आ रहा था, उसके बाद ब्याह वही पुराना खेल, वही पुराना डिजाइन, वही पुराना सिस्टम। बस अभी देखने के क्या बॉलिंग पे किस पे उम्मीद है? बॉलिंग पे तो एक ही फास्ट बॉलर हमारे पास अफरीदी पे। आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा आज? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान से उम्मीद तो है, लेकिन इनको इस वक्त चाहिए अर्ली विकेट्स लें, स्कोर को रोकें, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की विन नजर आ रही है हमें। बॉलिंग अटैक करें, ये है यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है उनकी अब यही उम्मीद है कि जो हमारी बॉलिंग है वो जमकर बॉलर जो है बॉल करें और बॉलिंग अटैक करें और ज्यादा से ज्यादा विकेटें लें ताकि जो मैच है उसको अपने हिस्से में किया जाए। और इस तरह अगर देखा जाए तो जो टारगेट है 172 का, इसको बड़ी जो अगर ये सूरत हाल देखने को मिलती है, चूंकि खेल जो क्रिकेट है ये पल पल में बदलता है और इसी सूरत हाल के तनाजर में शायकीन जो है बड़े गौर से देख रहे हैं और इसी उम्मीद बांधे बैठे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, गौर से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जीत अपने नाम करेगा और एशिया कप में क्योंकि पहला मैच हार गया था तो दूसरा जीत कर ये बराबर करेगा। अच्छा किरण बताइएगा, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खवातीन भी आज मैच देखने के लिए जिस जगह आप मौजूद हैं वहां पर इस बड़ी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी जहाँ पर कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, खवातीन भी मर्द में हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी है। लेकिन पहले हम जहाँ पर खतून की तरफ चलते हैं, जो लड़कियाँ जहाँ पर आई हुई हैं उन मैच को खासा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज के मैच में किस टीम के साथ चलिए पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस है, आप कितना मुतमिन हैं और बॉलर्स में क्या लगता है कौन परफॉर्म करेगा? अच्छा, बैटिंग में तो इन्होंने कुछ लग रहा था दिखा दिया, लेकिन बॉलिंग में लग रहा है वही हाल होगा जो पिछले मैच में हुआ था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है दिल धक धक करना शुरू हो गया, 2 आउट नहीं हो सके, अभी वो डिसीजन पेंडिंग हो गया, फिर एक और ट्राई की तो मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हम उसी गाने पे आ रहे हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आज अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो हम जाके मारेंगे इनको कि भाई खेल लो, कुछ अच्छा खेल लो, कुछ परफॉर्म कर लो। वो एक और चौका मार दिया उससे, तो ये हाल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या जज्बात, क्या तासुरात पाए जा रहे हैं, लोग जी दिल जो है वो धक धक कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे एक हाइप क्रिएट हुई है इस मैच की। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, उनसे उनके तासुरात भी जान लेते हैं। मुझे ये बताएं अभी तक की जो इंडिया की बैटिंग चल रही है और पाकिस्तान ने जो रन बनाए हैं, आपको लगता है कि ये इतना टारगेट इनफ है इंडिया की टीम के लिए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिसेंटली परफॉर्मेंस पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी डाउन रही है, ठीक है, पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ। तो इस दफ़ा चांस है कि अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग लाइन अच्छी गई है इस दफ़ा, टारगेट अच्छा दिया है 170 प्लस। लास्ट ओवर्स में डाउन हो गए हैं बट नेक्स्ट वेल प्ले। अभी भी आप होप कर रहे हैं पाकिस्तान टीम से, किस बॉलर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आप? अब यकीन तो इन्होंने कह दिया यकीन करो, अब यकीन कर रहे हैं, अभी भी इनकी डाउन जा रही है परफॉर्मेंस। बैटिंग लाइन इन्होंने ठीक की है, अभी फील्डिंग इनकी डाउन है, ठीक है, तो इंडिया बैटिंग अच्छी कर रहा है अभी भी, तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल जी, ये कुछ देख लें, थोड़े से जहाँ पर अप्स एंड डाउन लोगों में दिखाई दे रहे हैं एक पल में, जहाँ पे लोगों के तासुरात बदल रहे हैं। जब पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की थी तो लोग खासे बिल्कुल पाकिस्तान की बैटिंग से लोग पुरुमीद भी हुए, खुश भी हुए। अब बॉलिंग पर उम्मीदें हैं तो जरा इस्लामाबाद के बाद किरण रुक करेंगे हम कराची का। सलाउद्दीन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, कराची में क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, एक बड़ा मैच है, पाकिस्तान ने टारगेट भी काफ़ी बड़ा दिया है, लेकिन इस हवाले से हमने जो शायकीन क्रिकेट से बात की है तो काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि आज पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन बॉलिंग जैसे स्टार्ट हुई है तो उसके बाद हमने देखा है कि कुछ थोड़ी सी मायूसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे कैमरा मैन जिशान नवाब आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो है मैं साहिल समंदर के पास एक तफरीही मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट
जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। खचा खच यहाँ पर जो चेयर्स लगाई गई थी सब फुल हो चुकी हैं और बड़े दिलचस्पी से जो है मैच को एंजॉय भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस वक्त क्या जज्बात हैं। आप बताइएगा भाई कि आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो उसने 172 रन का टारगेट दिया, क्या उम्मीदें हैं इस वक्त आपको? माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है और हमें आगे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे भी खेलता रहेगा। और जो अभी पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है, जैसा कि आपको पता है, तो बॉलिंग में अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक करना जानता है और इंशाल्लाह इंडिया को ऐसी मिट्टी जुटाएंगे कि ये याद रखेंगे इन्होंने पाकिस्तानियों से मुकाबला किया है। इंशाल्लाह जीत हमारे मुकद्दर में। जी बिल्कुल, ये था जज्बा इनका। तो और भी शायकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलिंग अभी स्टार्टिंग में तो अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह कमबैक करेंगे। और अभी काफ़ी ओवर 15 ओवर पड़े हैं, 5 ओवर हुए हैं जिसमें इन्होंने 51 रन बनाए। कोई बात नहीं है, आगे और भी बॉलर पड़े हुए हैं जो अच्छा कमबैक करेंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं शायकीन क्रिकेट। और इस वक्त यहाँ पर जो है शायकीन क्रिकेट जो कराची के हैं, हमने देखा है कि जो पहली इनिंग्स जब पाकिस्तान ने बैटिंग की थी तो काफ़ी पुरजोश थे और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो जो उन्होंने एक बड़ा टारगेट दिया तो वो यकीनन जो है इसको इसके हवाले से जो बॉलिंग अटैक है वो जल्द से जल्द जो है इनकी विकटें गिराएंगे। तो इस वक्त भी शायकीन जो है वो काफ़ी पुरुमीद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देख रहे हैं मैच को जो है बड़े दिलचस्प अंदाज में देख रहे हैं, यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। और उनकी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो हमारे बॉलर्स हैं वो विकेटें गिराएं ताकि जो है पाकिस्तान जो है वो इस मैच को खुशनुमा से जीत जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और मौजूदा जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तकरीबन 10 की रन रेट से इंडिया बैटिंग कर रहा है, तो जल्द अज जल्द हमें विकेट चाहिए होगी ताकि हम कम बैक कर सकें। और मजमूई तौर पर मैच की बात की जाए तो आज पाकिस्तान की ओपनिंग जो है वो जोड़ी चेंज की गई और जो है फ़खर जमान को आज बतौर ओपनर भेजा गया। लेकिन एक बैट्समैन ऐसा था जिसके हवाले से कमेंटेटर्स भी काफ़ी बात करते रहे, वो हारिस था। और देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ब्रेक थ्रू किया जाए और उसके बाद फिर कंटेन किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो फ्री शॉट खेल रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है आउट होने की या किसी इस तरह के मामले की, और वो खुल के खेल रहे हैं। अब इसके मुताबिक बीट प्लेसिंग को के रखना पड़ेगा क्योंकि पहले 6 ओवर जो हैं ये तो अपना 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। अब इसको देखना होगा कि कैसे इनको टैकल किया जाए। लेकिन ये जो ओपनर जिस तरह खेल रहे हैं वो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी आसान उनको नजर आ रही है। तो ठीक सरफराज साहब, ये जो 171 रन का स्कोर है, 172 का टारगेट दिया है हमने, इस पिच को अभी तक जो मैच हुआ है देखते हुए आपको लगता है कि हमने मुनासिब टारगेट दिया या हम अभी भी 10-15 रन शॉर्ट थे? मेरा ख्याल है 20 रन शॉर्ट थे क्योंकि ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की तरफ घुस गए थे। इनको ये पता नहीं है कि एक नया तलत को आगे भेज दिया। ही इज अ न्यू कमर इन द टीम और उसने अभी तक कोई मैच भी नहीं खेला था। उसको अपनी परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होना था और उसके बाद खुल के खेल भी नहीं सकता था। वहाँ कैप्टन को नंबर 4 खुद आना चाहिए था। उसने फिर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चलता रहा, नंबर 6 आया। इस वजह से जो रन स्लॉट हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया और फिर ये हुआ कि सिंगल में इस तरह की चीजें हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने टेक्निक की है कि लेफ्ट राइट का, इससे पाकिस्तान के 20 रन का नुकसान पहुंचे। जी अच्छा सरफराज साहब, एक जो डिसीजन फ़खर जमान का हुआ जो कीपर के हाथों आउट हुए उस पर तनकीद हो रही है, वो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि बॉल शायद ग्राउंड को टच करके गई लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे आउट दिया। वो डिसीजन आपकी नज़र में क्या वो दुरुस्त डिसीजन दिया गया? देखें, डाउटफुल डिसीजन था जो हमेशा बैट्समैन की फेवर में जाता है ऑलवेज, और ये पुराने ज़माने से भी आ रहा है कि अगर यू आर नॉट श्योर, क्योंकि हमने भी देखा है टीवी के ऊपर ऐसे लग रहा था थोड़ा सा गेंद शायद टच कर रहा है ग्राउंड के उधर। बहरहाल अंपायर को वहाँ उसके पास ज़्यादा क्लोज विजन होते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि डाउट का जो मामला चल रहा था अंपायर को चाहिए था नॉट आउट देता। जी
तो सरफराज नवाज साहब, आज भी हाथ नहीं मिलाए गए, नो हैंडशेक टुडे, ये स्पोर्ट्स के लिए तो बेहतर नहीं है। जो भारत कर रहा है खेल के साथ, वो किस हद तक इस क्रिकेट के खेल को नुकसान पहुंचा रहा है? देखें, पाकिस्तान के कैप्टन को और मैनेजर को ये डिस्कस कर लेना चाहिए था कि अगर इंडिया हाथ नहीं भी मिलाता तो लाना डालें, आप जाके उसके साथ खड़े हो जाते, दुनिया को दिखाते कि वो हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को साथ बरकरार रखना है। जो असूल हैं, क्रिकेट के रूल्स बने हुए हैं कि शेक हैंड करना है तो हम करेंगे, तो ये जाके कैप्टन को पकड़ लेता वो अपना, और उसको कहता भी हाथ निकालो, ताकि दुनिया देखती और शर्म इंडिया को दिलाते कि आप शर्म ना बने, क्रिकेट की रूह को क्रिकेट के हाथ तक रखें, इसको सियासत में ना लेके जाएं। तो ये अगर कर देते तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बड़ा प्लस पॉइंट दुनिया ने देखना था। जी अब सरफराज साहब, जो प्लेइंग 11 है आज हमारी, आपको लगता है कि ये दुरुस्त है, जिसमें ख़ास तौर पर हुसैन तलत ऐड किए गए, फिर हारिस जो फास्ट बॉलर हैं वो ऐड किए गए, तो ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है? मेरा ख्याल है, मैं तो कह रहा था खुशदिल शाह को उसकी जगह ले आए, क्योंकि इज बिन प्लेइंग फॉर सम टाइम और स्कोर भी करता रहा है और उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा जैसे तलत के ऊपर प्रेशर था, काफी देर के बाद टीम ही आ रहा था और ऑल ऑफ ए सडन। दूसरा मैं ये कहूंगा कि टीम को एक दिन पहले अनाउंस कर देना चाहिए था, ताकि जो बैट्समैन है, फिर बॉलर, हर आदमी को पता लग जाता, वो अपना प्लान बनाता रात के मैच से पहले भी कि क्या स्ट्रेटेजी मैंने करनी है। इंडिया के बैट्समैनों को देखता बॉलर, और जो अपना बैट्समैन है वो इंडियन के बॉलर को देखता, तो उसके बाद डिस्कशन आपस में कर सकते थे एक दिन पहले। और एनालिस्ट आपके पास मौजूद है, कोच मौजूद है, उनको चाहिए था कि जो ओपनर बैट्समैन आपके या दूसरे बैट्समैन है इंडिया की बॉलिंग को दिखाते, उसके बाद बॉलरों को, इंडिया के बैट्समैनों को एनालिस्ट जो बैठा हुआ है वो दिखाता कि क्या उनकी शॉट्स हैं और क्या आपने बॉलिंग करनी है। तो इस तरह की मेरा ख्याल है, ना तो कोई प्लानिंग देखने में आई है, भाई ये हुआ है सुबह ग्राउंड पे जाके टीम अनाउंस हो गई, दैट्स इट। तो ये मैं कहूँगा बड़ी बात किस्मती है पाकिस्तान के प्लेयरों की कि उनको एडवांस नहीं पता चलता कि हु इज इन हु इज आउट। जी अच्छा, एक चीज़, क्योंकि इस वक्त इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है और कोई आउट भी नहीं हुआ, अब इस टेंस सिचुएशन के अंदर हम अभी थोड़ी देर पहले इसको आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब विकेट ऐसी लग रही है जो फास्ट बॉलर को भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही और स्पिनर भी उस तरह स्पिन नहीं कर पा रहा। तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट स्कोर को रोक सकें अगर विकेट नहीं ले रहे तो? यही आपने बात की है, यही मैंने कहना था कि कंटेन करना शुरू कर दें और वो खुद बैट्समैन जो खेलेंगे, और जब कंटेन करेंगे तो फिर वो शॉट खेलेंगे तो आउट होने के ज्यादा चांसेस है। अब आप आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपका जो लाइन और लेंथ वो फेल हो जाती है, तो बस कंटेन करें, उसके बाद फिर अल्लाह मदद भी करता है, यू हेल्प योर सेल्फ। तो ये मेरा ख्याल है कि यही अब जरूरत है। उसके अलावा तो लाइन और लेंथ बनाएं और बैट्समैन को देखें फ्रंट फुट पे है, कौन सी शॉट उसकी फेवरेट है, वहां बॉलिंग ना करें। भाई यही अब जरूरत रह गई है। जी अभी ये कैच भी सरफराज साहब ड्रॉप कर दिया है पाकिस्तानी टीम ने, और लेकिन अभी तक हमें ये भी नहीं पता लगा सरफराज साहब कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। आज फखर जमान ओपन करने आए, कभी हम हारिस को देखते हैं वन डाउन आते हैं, कभी वो 6वें 7वें नंबर पर जाते हैं, तो इससे किस हद तक फर्क पड़ता है एक बैट्समैन की कंसिस्टेंसी या परफॉर्मेंस पर? देखें, ये तो फखर तो पहले भी खैर सारी उम्र ओपन करता रहा है, लेकिन रिसेंटली उसने ओपन नहीं की, तो सैम अयूब को आपने नंबर 5-6 कर देते 6-7 पे, क्योंकि आप उसको बॉलर इस्तेमाल आप कर रहे हैं, नॉट द बैट्समैन। बैट्समैन अगर इस्तेमाल करना था तो फिर तो ओपन ही जाता है वो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उसके बाद फिर आपने जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसको बिल्कुल ही डिमोट कर दिया नीचे। तो ये तमाम मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर ही शफल करके इस तरह तबाही की है, जहां रन रेट तेज जाना था वहां रन रेट स्लो हो गया, जिस वजह से हम बात कर रहे हैं कि 20 रन ज्यादा हो सकते थे। जी और साहबजादा फरहान की इनिंग्स, उन्होंने 58 रन बनाए 45 बॉल्स पर, 128 का स्ट्राइक रेट रहा, उस इनिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं?
देखें जबरदस्त उसकी कोशिश, हालांकि उसको इंजरी थी। उसके बाद ग्राउंड पे हमने देखा भी कि फिजियो आ रहा है, उसके जो पट्टियां लगा रहा है उसको। तो उसके बाद फिर मेरा जो उसने शॉट्स खेल दिए हैं, एक शॉट जो कैच चला गया ऊपर, हो सकता है उसके वो हाथ में जोर के साथ वो नहीं शॉट खेल सका, और इंजरी की वजह से भी हो सकता है कि ज्यादा दबाव पड़ने से उसकी ज्यादा तकलीफ होगी हो। तो लेकिन बहरहाल उसने एज ए इंजर्ड पर्सन भी मैं कहूँगा जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, बहुत कंपोज्ड और बड़े अच्छे शॉट्स उनकी जान से खेले गए। एक्स क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी हवाले से आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी तशवीशनाक है, वो इस वजह से कि पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट्स नहीं ले पा रहे और जो विकेट के चांस बने वो ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन उम्मीद और दुआएं यही हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द से जल्द कम बैक करेगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान जीत को अपने नाम करेगा। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने वाले तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाहें देने वाले तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते तालिबान अमेरिकी सदर ट्रंप के संगीन बयानात के बावजूद भीगी बिल्ली बनने नजर आते हैं। जज्बा जहाद के नारे, फलसफा जहाद की तबलीग सब मान पड़ते नजर आते हैं। फितना और खवारिज की पुष्पना अफगान हुकूमत आग बरसाते डोनाल्ड ट्रंप के सामने हल्के फुल्के बयानात से एक कदम आगे बढ़ती नजर नहीं आती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए धमकी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में लिखा, अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को उसे तामीर करने वालों यानी अमेरिका को वापस ना किया तो बुरा होगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक रिपोर्टर ने अमेरिकी सदर से पूछा, क्या आप बगराम बेस वापस लेने के लिए जमीनी फौजें इस्तेमाल करने का इम्कान मुस्तरद कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, हम फौरन इसी वक्त बेस वापस चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर अफगान हुकूमत ने बेस वापस ना की तो सबको पता चल जाएगा कि वो क्या करेंगे। नाज़रीन, दो रोज कबल लंदन में बरतानवी वजीर आजम के स्टॉबर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए भी अमेरिकी सदर ने कहा था, अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था। तकरीबन 2 दहाइयों तक यह अड्डा अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मरकज रहा। यह 77 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसमें मौजूद बैरक्स और रिहाइश गाहें एक वक्त में 10,000 से ज्यादा फौजियों को पनाह दे सकती हैं। बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2 दहाइयों में 3 अमेरिकी सदूर इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। सोवियत यूनियन ने यह फौजी अड्डा 1950 की दहाई में सूबा परवान में कायम किया था। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान बगराम सफेद अफवाज का इंतहाई अहम अड्डा समझा जाता था और अब अमेरिकी सदर ने यह अड्डा वापस लेने के लिए धमकी दे दी है। दिफाई माहिरीन सदर ट्रंप के इस बयान को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। क्या फितना और खवारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमेरिका के खिलाफ भी जहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, जबकि दिफाई तज्जिया का डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। बहुत शुक्रिया दोनों का आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ये फरमाइएगा कि अब ये बगराम एयरबेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप जहां पर एक जानिब ये कहते हैं कि हमने मुफ्त में ये दे दी अफगानिस्तान को, फिर ये कहते हैं कि हम इसे दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है, उसे हमसे कोई काम है, तो इससे यह जाहिर होता है कि वो अफगानिस्तान को मनाने के लिए आराम से कायल कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को किस चीज की जरूरत है कि ये टॉक या ये बात आगे बढ़ सकती है? वो थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि कतर पे अटैक के बाद जो सबसे बड़ा जो उनके लिए अलमिया बना हुआ है वो यही है कि मशरिक वस्ता के अंदर जितनी भी अमेरिकन बेसेस हैं वो शायद जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकें, या हो सकता है ये जो न्यू मिलिट्री अलायंस बन रहा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, उसमें जो लोकल पावर्स हैं वो वापस कंट्रोल ले लें। अब ऐसी सूरत हाल में अगर वो कंट्रोल वापस लेते हैं और अमेरिकन बेस को ये कहा जाता है कि वो छोड़ दें, तो अमेरिका के पास इस खित्ते में कोई बेस नहीं होगी। बहरीन में जो उनकी बेस है वो भी कंट्रोवर्शियल है, ओमान के अंदर और यूएई के अंदर भी जो बेस है वो इस सतह की नहीं है, ना ही इतनी बड़ी है कि वो उनकी जो रीजनल अजाइम्स हैं उनको कवर कर सके। इसलिए इस के बरक्स जो बलग्राम की जो बेस है वो दुनिया की सबसे बड़ी बेसिस में तस्वर की जाती है, उसमें तकरीबन 30,000 से जायद
जो है अमेरिकन फौजी किसी भी वक्त रह सकते हैं। और इसके अलावा 100 से जायद 110 उनके पास हैंगर्स वहाँ मौजूद हैं, यानी कि 110 बड़े जहाज, छोटे जहाज, हर तरह के जहाज वहाँ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल डिटेंशन सेंटर्स भी वहीं हैं। और फिर जो अभी तक ये समझा जाता है कि एक बहुत बड़ी सतह का जो अमेरिकन असलहा है वो भी शायद बलग्राम बेस के कुछ हिस्सों में है जो अभी तक मख्फी है और शायद उन तक रसाई नहीं हो सकी। तो जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका को और खासतौर पर अमेरिकन जो फौज है उसको ये लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान से उनका इनखला हुआ है वो शायद इतना काबिल कबूल नहीं था। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत जो है वो चाहती है, जो अबूरी हुकूमत का स्टेटस है वो चाहती है कि उसको बाज़ाब्ता तौर पे मान लिया जाए, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो तालिबान हुकूमत के दफाई अखराजात हैं वो अमेरिका के दफाई जो डिफेंस बजट है उससे आ रहे हैं, उसकी मद में आ रहे हैं। तो जाहिर है 4 बिलियन के वो, और अगर 1 बिलियन जो तालिबान मांग रही है बलग्राम का, तो तकरीबन $5 बिलियन अगर तालिबान हुकूमत को मिलती है तो जाहिर है ये कोई कम कीमत नहीं है, लेकिन इससे कुछ सवालात जरूर उठेंगे। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, अब इस सिचुएशन के अंदर क्या ऑप्शंस होंगे अमेरिका के पास कि वो दोबारा अगर ये हासिल करना चाहे एयरबेस तो वो हासिल कर सके? और दूसरा, ये अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट पहले भी थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मौजूदा हालात के अंदर कितनी है? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस का आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि जो ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर तालिबान से हमारी बातचीत चल रही, अगर कामयाब नहीं होगी और तालिबान नहीं मानेंगे तो फिर उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो ट्रंप साहब जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप गौर करें तो लगता है यूँ कि अमेरिका किसी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन ये उनकी स्टेटेड पोजीशन जो आपके सामने आ रही है, जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ चल रही है वो मुख्तलिफ है उससे। तालिबान के बारे में हमें गलतफहमी है, को बात समझते नहीं है, वो अच्छी तरह बात समझते हैं। उनको भी पता है अमेरिका से क्या लेना उन्हें अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें इकनॉमिक एड चाहिए, और वो किस तरीके से इनडायरेक्टली इजहार कर भी चुके हैं इस चीज़ का। तो अमेरिका की प्रेजेंस इस खत्ते में ऑलरेडी मौजूद थी, अफगानिस्तान में मौजूद थे एक न एक शक्ल में, और असले के अलावा जो असला वो छोड़कर गए हैं, जो फौज ट्रेन करके गए हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस को ट्रेन किया, वो लोग भी वहाँ मौजूद हैं सारे। तो अमेरिका को तकलीफ मसाइल तो होंगे इस बातचीत में, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के लिए एडवांटेजेस हैं इसमें और तालिबान के लिए भी एडवांटेजेस हैं इसमें। और तालिबान के बारे में हम आप देखिए शुरू से ही वो एक ताकत को दूसरी ताकत के साथ मुकाबला करा के खुद फायदा उठाते रहते हैं, जंग के जरिए या अमन के जरिए, तो वो इसमें माहिर हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पे उनको भी चीन की प्रेजेंस भी नज़र आ रही है, ऑलरेडी है वहाँ पे, अमेरिका भी वहाँ पे आना चाहता है, उनको भी वेलकम कर लें किसी न तरीके से। रूस तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है किसी न किसी शक्ल से। तो जब ये तीनों ताकतों के इंटरेस्ट वहाँ पे होंगे तो अफगानिस्तान को तो हर लिहाज से फायदा है इससे। इकनॉमिक एड भी मिलेगी उनको, रिकग्निशन भी हो जाएगी उनकी, और उनके जो तजारत है वगैरह वगैरह वो भी उनको फ़ायदा होगा इससे। और साथ बलग्राम इस बेस पे जरूरी नहीं कि उनकी फ़ौज एकदम आके बैठ जाए वहाँ पे, वो स्टेप बाय स्टेप बातचीत होगी, इनमें लेके आएंगे और ला के वहाँ पे उस बेस को इस्तेमाल करने के लिए उनको जो कुछ चाहिए उसमें टाइम भी लगेगा। बेस एक्टिवेट अगर हो जाती तो आप देखिएगा इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने में अमेरिका फिर अपना पूरा किरदार जैसा पहले करता रहा है अब फिर करेगा। ये ऑलरेडी वो लग कर रहा है, ये अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ से भारत इजराइल ऑपरेट कर रहे हैं, और ये अमेरिका उसके पीछे पूरी तरीके से खड़ा है इसके साथ, इसीलिए पाकिस्तान। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर दोबारा ये बेस हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इस खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली आएगी। मानी साहिबा, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? हमने पहले अमेरिका के पास ऑप्शंस की बात की, और दूसरा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या अमेरिका को इस वक्त ये ज़्यादा शिद्दत महसूस हुई इस चीज़ की ज़रूरत की जब पाकिस्तान और सऊदीया का एक डिफेंस पैक्ट होता है, उसके बाद अब अमेरिका को लगता है कि अब उसकी इस खित्ते में भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और मौजूदगी होनी चाहिए, और वहां पर उसकी मौजूदगी जो कम हो रही है उसकी बनस्बत? देखिए, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में उनकी पोजीशन जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई है। पहले उनका ख्याल था कि वो अनकंटेस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और उनका ख्याल था कि जो इनके दो हराबंद दस्ते हैं यानी हिंदुस्तान और इसराइल, अगर उनकी तरफ से खतरा जनरेट होता है तो उस खतरे की मद में जो तमाम ममालिक उनकी तरफ आएंगे। लेकिन सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दफाई माहिदे से एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट हो गई है। अब
जाहिर है जब थर्ड ऑप्शन क्रिएट हुई है तो ये कोई आम ऑप्शन नहीं है। आपने एक जंग जीती और आपने अमेरिकन, इजरायली और हिंदुस्तानी तमाम असलहे के खिलाफ एक मरबूत जंग जीती और सिर्फ महज 5 घंटों में। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसी सूरत हाल में वो अपने आप को हेज भी करेंगे, वो अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन भी क्रिएट करेंगे और उसके लिए वो तालिबान हुकूमत से बातचीत करेंगे। तालिबान हुकूमत उनकी बात मान जाएगी, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा तकरीबन $4 बिलियन जो है अमेरिकन डिफेंस बजट का अभी अफगान जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उन तक जाता है, वज़ारत दिफा तक जाता है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर कोई कट मतलब कोई उस तरह के कट्स नहीं आए हैं जो आप ये कहें कि वो इमदाद जो है बंद होगी, दफाई इमदाद बंद होगी। तो उनके लिए ये ऑप्शन सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है अगर वो इस खत्ते के अंदर अपना असर रसूख कायम रखना चाहते हैं। ठीक है जनरल साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये जो रिसेंट तब्दीलियां हुई हैं, डिफेंस पैक्ट हुआ है या पाकिस्तान ने जंग भी जीती, इस खत्ते के अंदर भारत का असर रसूख कम हुआ, तो इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई अमेरिका को? और फिर क्या तब्दीली आ जाएगी अगर वो यहाँ पर आ जाता है इस बेस पर? तो देखिए, आप देखिए जब पाकिस्तान और चीन का इश्तराक जिस लेवल पर नजर आया आपको 10-11 मई की रात को, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया है। तो दुनिया जो समझ रही थी कि पाकिस्तान शायद एक कमज़ोर मुल्क है, कमज़ोर पड़ जाएगा भारत के इस हमले के ख़िलाफ़, पाकिस्तान जो है शायद, लेकिन जब पाकिस्तान का जवाब जब आया है तो उसके बाद से दुनिया आंखें खुल गई हैं। सारी दुनिया ये देखा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ रोलिंग स्टोन जिसको जो भी आएगा टुडा मार्क निकल जाएगा। पाकिस्तान अभी इसको लाइंग लो नहीं ले सकता किसी चीज़ को भी। तो इसलिए अमेरिका के लिए ये और बहुत अहम हो गया है कि चूंकि पहले तो भारत को इन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया हुआ था, यहाँ पे भारत को चौधरी बनाया था खत्ते का, लेकिन उनको एहसास हो गया कि ये भारत तो ये रोल प्ले नहीं कर सकता, खास तौर पे जिससे पाकिस्तान और चीन का इश्तराक बढ़ रहा है और इसके बैकग्राउंड में रूस आपको नजर आ रहे हैं। आप अगर देखिए तो ताकत का तवाज़ुन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस खत्ते की तरफ मुंतकिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो अमेरिका के लिए तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, तो वो इसलिए बहुत उनके लिए ज़रूरी है। इसका जो नतीजा जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो बहुत सीरियस है। उस इसलिए मैं सीरियस समझता हूँ कि वो अमेरिका की प्रेजेंस हमेशा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नुकसानदेह रही है। जब से 2001-2002 से अमेरिका के यहाँ बैठा हुआ है, उनके जो मुकमाशते हैं जिनको पे कर रहे हैं और जो इसराइल और भारत जो मिलकर वहाँ से काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को ऑलरेडी तो नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत गौर से देखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ये ऊँट किस कल बैठता है और तालिबान किन शराइत पे ये बात मानते हैं। क्योंकि तालिबान भी कुछ, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो बड़े माहिर हैं एक ताकत को दूसरी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आपने पहले देखा रूस के खिलाफ अमेरिका को इस्तेमाल किया, फिर अमेरिका के खिलाफ रूस को और चीन को इस्तेमाल किया, सबको इस्तेमाल किया। इसलिए तालिबान भी इतने सादा नहीं है, तो तालिबान से पाकिस्तान को भी होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या जा रही है और अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर चीज़ों को आगे लेकर चल रहा होगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं? एक तो अभी तक यूएस और इसराइल ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर कंसर्न नहीं शो किया जो पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट हुआ है, तो आपको लगता है कि इनको कोई मेजर कंसर्न होगा या कोई शो करेंगे या किस किस्म का कर सकते हैं? तो एक जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ सी चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड या ब्लैक स्वान। ये एक ब्लैक स्वान एग्रीमेंट था जो वो तो भी नहीं कर सकते थे। इससे जाहिर है जो दफाई इक्विपमेंट वो दे चुके हैं, अगर सऊदी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मशरक़ वस्ता के ममालिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान तो वो दफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है और हम उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मसला सिर्फ इस्तेमाल का नहीं होता, मसला ये भी होता है कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकें अपने बाकी दफाई हथियारों के साथ। तो पाकिस्तान इनको कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आपका और सऊदी अरेबिया का जो एतमाद की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये नहीं है कि हम मशरक़ वस्ता में जाके जंग लड़ेंगे, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने एक पोजीशन ले ली है इस खित्ते में, और वो खित्ते की पोजीशन ये है कि वो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ अपने ऑप्शंस को ओपन रखेगा। और अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो उसको अपने खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखेगा, अपने खिलाफ जंग के तौर पर देखेगा। तो ये एक रिवर्स प्रेशर तालिबान पे भी आएगा, रिवर्स प्रेशर जो है हिंदुस्तान पे भी आएगा। और ये कोई छोटा प्रेशर नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है उनके लोग काम कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में, मशरक़ वस्ता में। अभी ये कहा जा रहा है कि कतर में कि शायद वो कह रहे हैं कि शायद तकरीबन 8.5 लाख हिंदुस्तानियों को शायद वापस भेज दिया जाए। तो ये एक जो इम्पैक्ट है, और अगर ये लहर चल पड़ती है जिसमें वो ये समझे कि हिंदुस्तान
पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं उनके लिए खतरा है। तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो कुछ वो चाह रहे थे उससे एक 100% उल्टी तरफ जो है आप एक तरह से देखें डायरेक्शन चल पड़ेगी। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो शायद मुत्तहिदा अरब अमारात को आएगा, क्योंकि वो इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड्स के लिंचपिन हैं, वो उनके सेंटर में हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ भी हैं। और उनके लिए ये फैसला करना होगा कि वो सऊदी अरबिया के साथ चलते हैं, खित्ते के साथ चलते हैं या अमेरिका के साथ। अगर खित्ते के साथ चलते हैं तो शायद उनकी सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन अगर खित्ते के बरक्स चलेंगे या उनके खिलाफ चलेंगे तो शायद उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाए। ठीक है, और बहुत से मुल्कों को सोचना होगा और आने वाले दिनों में मजीद वजात होगी कि कौन कौन शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद थी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और हम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तबाही फैलाने के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ रहा है और मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है, जबकि सिंध में कोटी के मकाम पर दरमियाने और गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद को खुराक की तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें कच्चे के इलाकों में भी सरगर्म हैं ताकि किसी भी शहरी को मुश्किल में अकेला ना छोड़ा जाए। 36 घंटों के दौरान मजीद 1557 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजमूई तौर पर सिंध में 2 लाख अफराद और 5 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। मुतासरा आबादी के लिए 528 रिलीफ कैंप कायम किए गए। तिब्बी सहूलियात के लिए 144 हेल्थ यूनिट कायम कर रहे हैं, जिन्होंने 36 घंटों के दौरान 8000 मरीजों का इलाज किया है। 62,000 जानवरों को बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। मजमूई तौर पर सिंध में 15 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई है और इलाज फराहम किया गया है। जबकि सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। अब तक मोटरवे 13 मकामात से मुतासर हो चुकी है और मजीद 5 मकामात पर भी शेगाफ हैं। पत्थर डालकर शेगाफ बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कहा है कि सैलाब के बायस 47,55,000 लोग और 4,700 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हुए। नबील जावेद ने कहा शदीद सैलाब से मुतासरा इजला में 319 रिलीफ कैंप्स और 407 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,22,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 356 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए हैं और तकरीबन 21 लाख जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, यह सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज के हमसे फिलवक्त इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।